अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबारसा आपके साथ खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगित बाकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस तरह से वैसे कल से ये खबर आ रही थी लेकिन इसकी तौसीक़ नहीं हुई थी। बहरहाल आज जैसे ही सुबह हुई, सारी दुनिया में, हम कहेंगे सारी मुस्लिम दुनिया में बिलखुसूस, यानी जो खबर सामने आई, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई वो शहीद हो गए इसराइल और अमेरिका के हमले में। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि ये जो यानी शहादत तक का जो सफ़र रहा है, जो वक्त रहा है, और पिछले चंद दिनों के दौरान जो कुछ धमकियां मिली हैं, और गुज़िश्ता रोज़ जो ईरान पर इज़राइल और अमेरिका का हमला हुआ था, उसके बाद से जो अभी तक सिचुएशन बनी हुई है और अब जो हालात बने हुए हैं, उस पर हम नज़र डालेंगे, बात करेंगे। और आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की जिस तरह से शहादत हुई, जो हमला हुआ, और अब जो हालात आगे के हवाले से जो कहा जा रहा है, क्या कुछ मंज़र है खलीज अरब का, खलीज फ़ारस का, वस्त एशिया का, क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ बर सग़ीर में ईरान की तायीद में इज़राइल और अमेरिका की मुखालिफत में एहतजाज शदीद नौइयत के हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, हैदराबाद में देख रहे हैं, दीगर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खबरें मिल रही हैं। लखनऊ में एहतजाज हुए हैं, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। और फिर इसके साथ साथ मुल्क की बात, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक ऐसे मौके पर दौरा हुआ इसराइल का, जिसके फौरी चंद घंटों के बाद हम ये कह सकते हैं कि ईरान पर हमला किया गया इसराइल की जानिब से। इस पर हम बात करेंगे कि ये दौरा किस तरह का था, जिसमें दो हमजाद जिनके हवाले से कहा जा रहा है इनकी मुलाकात हुई, और जिसमें फादर की बात हुई, मदर की बात हुई, फादरलैंड की बात हुई, मदरलैंड की बात हुई, उस पर भी नज़र डालेंगे। मुल्क में अदलिया और दस्तूरी इदारों के हवाले से बात करेंगे, और फिर एनसीआरटी की बात, निसाब की बात, और फिर निसाब में मुख्तलिफ़ चीज़ें निकालने और यानी उसमें शामिल करने की बात, और आसाम के वज़ीर आला की बात। इसके अलावा हम बात करेंगे मिसालें जो सामने आई हैं, और फिर मुल्क में SIR का अमल जो चल रहा है, मज़ीद 18 रियासतों में बशमोल मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में भी SIR का अमल आगे बढ़ रहा है, उस पर भी बात होगी। 5 रियासतों में इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, इस पर भी नज़र डालेंगे। और शराब स्कैम, जिसमें केजरीवाल और कविता के बशमोल दीगर जो तकरीबन 23 हैं, इनकी बरात हुई है, उनको बरी किया गया है, उस पर भी नज़र डालेंगे। तेलंगाना में तरक़ा परस्ती अपने यानी देखा ये जा रहा है कि बढ़ रही है, क्या वजूहात है, क्या मामलात है। आंध्रा से भी एक खबर सामने आई, करनूल में करनूल के एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो फार्मेसी का कॉलेज बताया जा रहा है, उसमें कश्मीरी तलबा को हिरासा किया जा रहा है रोज़े के वक्त, इफ्तार के वक्त। बहरहाल इस हवाले से भी हम नज़र डालेंगे क्या मामलात हैं। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़ियाकार MM माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, और मैं चाहूँगा इब्तिदाही में आपसे अर्ज़ कर दूँ, हमेशा जिस तरह से हम इस बात से आपको यानी इल्तिमास करते हैं कि जब भी फ़ोन करें तो बिल्कुल मुख्तसर सवाल हो, और फिर इसके साथ साथ आप फ़ोन मोबाइल के ज़रिए बात करें, और टीवी से जो है दूर हट जाएं, और टीवी का वॉल्यूम कम कर दें कम अज़ कम, और फिर मुख्तसर सवाल हो और उसका जवाब फिर दिया जाएगा। भाई साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम ये जो हमला हुआ है, जिसमें रहबरे ईरान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई जो शहीद हो गए, तो बहरहाल कल भी हमने बात की थी मुबाहिसा में, और अब कल से लेकर अभी तक, यानी कल जो हमला हुआ था उससे लेकर अभी तक कितनी सूरत हाल तब्दील हुई है, क्या कुछ हुआ है? जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि ईरान ने सर नहीं झुकाया, सर कटाया, और यकीनन कर वो बला यानी करबला जो होता है वो एक शुरू हो चुका है। यकीनन आपने जो बात कही है कि जो स्पिरिचुअल यानी रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह ख़ामेनेई, वो उनकी शहादत नहीं, उनके पूरे कुंबे की शहादत हुई है। उनके फर्जंद, बहू, दामाद, उनका छोटा बच्चे तक, जो उनके पोतरे तक थे, उनके जिस कंपाउंड में, जिस एक बड़े अहाते में जो है रहते वो थे, उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा तैयारों की जो है बारिश हुई है, बमबारी हुई इसके अंदर। तो खैर, चूँकि हालिया दिनों में इन्होंने
نام نہاد احتجاج کے ذریعے رجیم تبدیل کرنے کی بات کی، یعنی حکومت کو تبدیل کرنے کی بات کی، وہ ناکام رہی. کس طریقے سے خامنہ ای نے باوجود اپنے پیرانہ سالی کے یعنی طویل عمر کے ضعیف العمر ہونے کے باوجود ان لوگوں کی نشاندہی کروائی، جیسا کہ اسماعیل ہنیہ کے قاتلوں کی، دیگر لوگوں کی، ان کو پھانسی دلوائی تھی. اور یہ امریکہ کے ایجنٹ وہاں جو تھے ان کو چن چن کر انہوں نے وہ کیا تھا. تو اب اور ایسا ظالم شخص جس کا نام ایپسٹین کی فائلز میں ہے، جس نے اپنی پوتری کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ عشق کیا، مطلب گندگی کی، جس نے خود کنوکٹ صدر، اس کی عدالت نے اس کو مجرم ضرور قرار دیا، سزا اس کو لیکن صدر منتخب ہو چکا تھا لہٰذا سزا نہیں دی گئی اس کو. اور اس کے ساتھ ایک پراسٹیٹیوٹ کا جو ہے معاملہ وہ بہت لمبا ہوا تھا. ویسا شخص اب کہہ رہا ہے کہ اپنے ٹویٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہسٹری ول ریممبر ہم ایز اے ایول مین. بلکہ خود کتنا گندا ہوتا ہے یہ شخص. اور دیکھیے مرنے کے بعد تعظیم ہوتی ہے لوگوں کی، کتنا بھی برا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن ایک اچھے آدمی کو جس نے سر نہیں جھکایا، وہ سمجھ رہا تھا کہ وینزویلا ہو جائے گا. یہ وینزویلا میں ایک مقتدر یعنی صدر، منتخب صدر کی بیگم کو اٹھا کر لے کے چلے گئے اور وہاں پوری طریقے سے وہ اس پر قبضہ کر لیا ملک میں. اب ایران میں بھی یہی کرنے کا تھا. اور ایران میں دیکھیے کس طریقے سے ایک نئی شروعات ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں جو ریئیکشن آ رہے ہیں جو نام نہاد عرب اور اسلامک ملکوں کے، کہ وہ ہماری انسانیت پہ حملہ، ہماری اس پر حملہ، ہماری سورنٹی پر حملہ، ہم اس کا جو ہے بدلہ لینے کا ریزرو رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں. کیا رکھیں گے؟ غلام کر کیا سکتا تم؟ پوری دنیا آج وقت انقلاب کی سرحد میں ہے اور آپ کے تخت و تاج اڑنے والے ہیں. اور جو لوگ جان ہتھیلی میں اپنی جان رکھتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں جان کی. تو یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ نتن یاہو اور اس کا جو قاتل ساتھی ہے ڈونالڈ ٹرمپ، ان دونوں نے مل کر پوری دنیا کو ایک آگ میں ڈھکیل دیا. غزہ میں تو وہ دونوں نے قتل عام شروع کیا تھا، لیکن اب ایک نئے طریقے سے جو ہے یہاں، اور اس کا اور دیکھنے میں اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں عرب عجم کو لڑانے کی شروع ہے اور اس طریقے سے دیگر جو ہے سنی اور شیعہ کے. دیکھیے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے خود چنٹوں کی دیکھ رہا ہوں، یہ لوگوں کو بڑی ہمدردی ہو گئی ہے. جو ریئیکشن ہمارے جو ہے ٹرول آرمی ہوتی ہے نا یہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کی تنظیموں کی، وہ بڑا وہ کر رہے ہیں. مگر دیکھ لیجیے ایوری ڈاگ ہز اون ڈے، یعنی کہتے ہیں کہ ہر کتے کی ایک دن مقرر ہوتی ہے، تو ان کتوں کی بھی مقرر ہوگی. یقیناً شہادت کا جذبہ، شہادت کر پہنچنا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسیج ہے جو زندہ قوم کی علامت ہے. شہید وہی ہوتے ہیں. اب دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر و بلا کے بعد، یعنی کربلا کا جو میدان تھا اس کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے. اس طریقے سے یہ جو شہادتیں ہوئیں، چاہے وہ غزہ کی ہو یا پھر مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہو، یقیناً اب آپ دیکھیے عربوں کو ان کی امریکی تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں. عربوں کی جو ہے ان پر نہیں. کیوں یہ لوگ ناصور کو اپنے ہاں پال کے رکھے اور ان کی کس طریقے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بہت معاملہ، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رجیم بدلو، اور وہ رضا شاہ کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تم فوری آ جاؤ. یعنی ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والا ملک کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے حضرت یعنی محمد مرسی کا بھی یہی ہوا نا، منتخب صدر کو ہٹا کے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ایک ڈکٹیٹر کو بچھا کے جمہوریت کی دعوت. تو یہ ان کی جو ہے ڈھکوسلا جمہوریت، ڈھکوسلا ان کی انسانی ہمدردیاں، یہ انہی کو جو ہے زیب آتی ہیں. لیکن ایسا دکھتا ہے کہ جب کہتے ہیں نا کہ چونٹی کے پر نکل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو وہی اب یہ ظالموں کے پر نکل آئے ہیں، اس لیے بہت اڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد قدرت کا جو نظام ہے وہ ایک بڑا سائیکل ہے، وہ اپنا کام ضرور کرے گا. پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ماجد صاحب سے ہماری بات. جی آواز آپ کی آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈلی، تھوڑا سا زور سے بولیں اور سوال کریں آپ. سب ہمارے یہی بات کرنے کا تھا. جی کوئی ماجد صاحب سے ہماری بات تھی کہ ویسا ایران میں ہو گیا. جی ہلو.
जी जी, थोड़ा सा अच्छा जोर से बोलिए। ईरान में अगर वैसा हो गया तो ये सब मुसलमानों के ऊपर ही दुश्मनी है ना सभी। अच्छा अच्छा जी, ईरान के हवाले से पूछ रहे हैं आप, ठीक, जी जी, बिल्कुल, दो कॉल इससे पहले का बात, जी जी, बिल्कुल लोग बिल्कुल अपने मुसलमानों के ऊपर ही दुश्मनी है उन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पे। जी जी, मोदी जी की तो क्या बात है, आप मोदी जी का भी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जी, अच्छा ज़रूर मोदी माइक जी साहब कुछ बताएंगे। नहीं बोल रहे हैं हाँ, वो कुछ क्यों इसके नहीं बोल ऊपर, रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम अपन कुछ नहीं करे तो चुप होना बोल के हमारे ऊपर कर रहे ना सब उन्हें। ठीक, बहुत शुक्रिया माजिद साहब इस हवाले से, आपका बात, आपका एहसास, आपका दर्द, सारी चीज़ें जो है आपके 2-4 अल्फाज में समझ में आ गए हैं। जी माजिद साहब। देखिए, हर फिक्रमंद जिसके जो दिल में दर्द रखता है, इंसानियत का दर्द, किसी कौम तबका इलाके का नहीं, इंसानियत का दर्द रखने वाला यही सोच रखता है जो आपने सोच रखी है। और हमारे विश्वगुरु, दुनिया उनसे मशवरा लेती है और उन्होंने एक मुसल्लिमा, कातिल और कन्विक्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कन्विक्ट जिसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट है और वो गज़ा का कातिल है, उसके साथ जाकर मुलाकात करते हैं। उसके चंद घंटों के अंदर ये मामला होता है पूरा। तो ये कहीं ना कहीं विश्वगुरु लिंक, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बहुत अमन पसंद आदमी हैं और जिस तरीके से अमन हो रहा है नॉर्थ की रियासतों में देख रहे हैं ना, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हमको जो है, कई खबरें ऐसी होती हैं कि हम दे भी नहीं पाते आपको। तो वैसा शख्स किस तरीके से, दो अभी हमारे साथी एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करे, हमजात, कहते हैं ना, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, यानी कबूतर कबूतर के साथ दोस्ती करता है, बाज बाज के साथ दोस्ती करता है, और हमजात हमजात के साथ दोस्ती करता है। मदरलैंड से जाके फादर को ढूंढने गया उन्हें, वो भी बीफ खाने वाले फादर को। तो ये है, ये दोहरा मियार है। और ये जाके हम 140 हिंदुस्तानियों का तोहफा देकर आए थे, जबकि 40 भी नहीं होंगे, 40 वो ट्रोल आर्मी के लोग होंगे उनके, कोई हिंदुस्तानी जालिमों का मदद नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में खुद है, हिंदू धर्म की जो रामायण, महाभारत, गीता, ये पढ़िए आप, जुल्म के ख़िलाफ़ महाभारत पढ़िए आप, गीता में क्या लिखा है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जुल्म जो है अक्सरियत में था, मजलूम चंद थे। तो वो सबक करबला में भी मिलता हमको, और आज हमको मिडल ईस्ट में मिल रहा है। और हर इंसानियत पसंद को, यकीनन मुसलमान की हैसियत से जीना बड़ा मुश्किल है आप लोगों को, हम सबको, क्योंकि इस मुसलमान होकर जीना ये दुनिया में बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा जो है कर्ब है। चूँकि मुसलमान एक सफ़र पर है, वो सफ़र कब ख़त्म होगा वो बराबर वो होता है, उस सफ़र में उसको मुश्किलात झेलनी पड़ती है, तो वो उसका ईमान है। तो यकीनन आप जो दर्द है, हर इंसानियत के दर्द रखने वाले का दर्द है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद मैनुद्दीन छावनी नादेरी बेग से बोल रहा हूँ। जी मोइन साहब। बाकर साहब और माजिद साहब की खिदमत में सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिसोदिया 503 अरविंद केजरीवाल 126 दिन जेल में रहे, उनके दूसरे साथियों पर भी 100 करोड़ रुपए का घोटाला किए हैं। क्या इन तमाम के पास रिकवरी हुई है? क्या ऐसा बीजेपी हुकूमत कब तक गैर जरूरी इल्जाम लगाकर अनगिनत लोगों को जेल भेज रही है? ऐसी ज्यादती कब तक करते रहेगी ये हुकूमत? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कब तक करेगी? आखिर में क्या हुकूमत इनको वो दिन लौटा सकेगी? बताएं तो मेहरबानी। शराब इस्लाम भी आपके पास, सुप्रीम कोर्ट भी है। देखिए मोइन साहब, अगर काश हमारी अदालतें जो दस्तूर के मुहाफिज हैं, दस्तूर की तशरीहात करने वाली हैं, ये अगर सही होती तो आज अयोध्या का मसला ऐसा नहीं होता जो कुछ आप देख चुके हैं 2019 में। अगर अदालतें सही होती, अभी हमारे साथी ने एक इशू रखा है NCERT का, यानी नेशनल एजुकेशन रिसर्च काउंसिल जो है, जो किताबें, निसाब की किताबें लिखती है, सुप्रीम कोर्ट को एक 8वीं क्लास का एक सबक दिखा, वो भी 100 मोटो ले लिया बेचारा। हालांकि वो गलत बात नहीं थी उसके अंदर, बिल्कुल आज भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ अदालत में किस तरीके से करप्शन चलता है, बिल्कुल बाज़ाब्ता कह रहा हूँ मैं।
اس پہ ان کو اعتراض ہو گیا, سو موٹو لے لیا پورا. اور ایک وقت کا چیف منسٹر کھلے عام دستور کی دھجیاں اڑاتا ہے, نہیں لوڈ بہت ہے ہمارے پاس, بہت لوڈ ہے, جاؤ گوہاٹی ہائی کورٹ جاؤ. گوہاٹی ارے لوڈ بہت ہے, نہیں پھر اپریل میں کریں گے, جب تک الیکشن ہو جاتا برخاست. کیا کر لیتے ہیں؟ یہ دوہرا معیار ہماری عدالتوں کا ہے. اور یہی عدالتیں کیا لائیں گے؟ وقت کے چیف منسٹر کو آپ نے جیل میں ڈالا, وقت کے وزیر جین جو تھے وزیر صحت, ان کو جیل میں کئی مہینوں تک بیمار پڑ گیا جا کر. سسودیا ڈپٹی سی ایم, اس کو جیل میں ڈالا. کویتا MLC یہاں کی, اس کو جیل میں ڈالا. 23 لوگوں کو جیل میں ڈالا. اور جج کو دیکھیے کاپی آ گئی ہے اس کی, جو ڈیزگنیٹ جج تھے اس کے, کہا کہ کچھ ثبوت بھی نہیں ہے اس کے, صرف الزام کے اوپر ڈال دیا, بس الزام ہی کافی ہے بھائی. آج کل ہمارے چنٹوز بھی ہے, کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے انہیں گائے کا وہ کر دیا, اس کی تحقیق نہیں ہوتی, چلو انہیں لو جہاد کر دیا, اس کی تحقیق نہیں ہوتی, چلو اس کا گھٹ بلڈوزر چلا دیتا, اس کا سب کچھ ہوتا. تو یہ آج ہماری عدالتیں مستحکم ہوتی, ہمارے دستوری ادارے مستحکم ہوتے, یہ نہیں ہوتی. کون لوٹائے گا دن وہ؟ یقیناً برات تو ہو گئی, نجات مل گئی عدالت, لیکن وہ دن کون لوٹائے گا؟ وہ اقتدار کون لوٹائے گا؟ وہ پیسہ کہاں چلے گا جس کا الزام لگایا گیا تھا؟ تو یہ بہت اس وقت میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ہمارے تیسری جو پہلی پیڑھی تھی ہماری, جس نے قربانیاں دی تھیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے, اس آزادی کو بچانے کے لیے, اس سے کہیں زیادہ ہماری اس نسل کو قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تو سر میں تو بنگال میں ہماری مسجد بندی میں بنتی, جی مسجد میں بنگال میں ہماری مسجد بند کا ہے, بابری مسجد. نہیں, اچھی طرح سے آپ وہی دیکھیں, اس لیے میں آپ کو بولا. نہیں آپ اطمینان سے سوال کیجئے, آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ تھوڑا سا. حیدرآباد بلہ گوڑے سے بول رہا ہوں سر. بنڈلا گوڑے سے بول رہے ہیں آپ, جی بتائیے کیا سوال ہے؟ بلہ گوڑے سے بابری مسجد بنگال میں بنا رہے ہیں. بنگال بابری مسجد کا, اچھا جی جی, وہی بننا ہے نہیں ہے وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. کیا نہیں ہے؟ بنانے کے لیے بنا رہے ہیں, تو اپنے مسجد بنیں گی نا, بنیں گی وہاں پہ. ٹھیک ہے, مسجد بنے گی یا نہیں بنے گی, جو جہاں پر بنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا شکریہ. دیکھیے مسجد جو ہے صرف ایک عمارت کا نام نہیں ہے. مسجد اخلاص, نیت, اس کا بھی نام ہے مسجد. وہ جو مسجد ہے وہ کوئی, اب دیکھیے سپریم کورٹ نے پہلے ہی 2019 میں جب ججمنٹ دیا ایودھیا کا, اس وقت ایک بڑی زمین بابری مسجد کے لیے جو ہے دوسری طرف دینے کے لیے دے دیا. وہ گاؤں میں پڑی ہوئی زمین ہے, ویسی وہاں نہیں بنی مسجد. اب یہ جو مسجد ہے ویسٹ بنگال میں جو بتا رہے ہیں, وہ ایک سیاسی, مطلبی اور خود سسٹم کی طرف سے ہو رہا ہے. عدالتیں بھی یس بول دے رہی, اور وہ تو ہماری سرکاریں تو کہنے کرو بھائی کرو, الیکشن قریب ہے, آپ جتنا ہندو مسلم کرنا ہے کرو, کیونکہ ہندو ووٹ ادھر آئیں گے, مسلم لوگ ادھر جائیں گے. مسلم مائنورٹی میں ہے وہ ہوگی, ہندو میجارٹی میں سرکار ہماری بنے گی. تو یہ مسجد جو ہے بنو نہیں بنو, آپ دیکھیے کوئی مسلم تنظیم, کوئی مسلم علماء کرام, کوئی ہمارے مفتیاں کرام, کسی کی تائید نہیں ہے. ایک بالکل ناکردہ پولیٹیشین جو شکست خوردہ ہوا, کئی پارٹیاں بدلا, اس کی طرف سے وہ شروعات ہوئی. اور اس کا کیریکٹر دیکھیے آپ, اس کی ہسٹری دیکھیے, اس کی کرنالوجی دیکھیے. تو ہمیں اس مسجد کے بننے سے, مسجد سے کہا نا, صرف اینٹوں کی اور یعنی سیمنٹ کی دیوار مسجد نہیں ہو سکتی. مسجد دلوں سے ہوتی ہے, نیتوں سے ہوتی ہے, اخلاص سے ہوتی ہے. لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر بھائی. جی جی, یہ جو ہوا نا, یہ کیا ہوا, جنگ ہوا, یہ ختم ہوا. جی یہ خامنئی کا جو اڑایا, یہ برا گیا.
अच्छा ये बुरा ये कुछ बुरा काम नहीं करना। अच्छा, आप क्योंकि इसका कहने का क्या ये खाली ये दुनिया में सिर्फ मुसलमान रहना, बाकी तरफ मर जाना, बताइए आप। उसका ही उधर से वर्ल्ड खत्म हो गई था। आप किसी को बोल दें आपका सवाल ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। आपकी बात और बिल्कुल आपकी समझ आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, आपकी आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप किसी को घर में बोल दें ताकि वो सवाल कर लें आपकी तरफ से, तो बात अच्छी सही समझ में आएगी। वो खमेनी का अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या पूछ रहा जी जी, ठीक है, ठीक है जी भाई साहब। हूँ। देखिए आपकी सोच के लोग तो जश्न मना रहे हैं ना आज, दिख रहा था हमें, क्योंकि वो जो कल तक डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले थे, जो आपकी जो है ट्रोल आर्मियाँ, वो अभी आज जश्न मना रही है, और डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहा है वो भी तो मालूम है। तो देखिए जालिम और मज़लूम की मौत का जश्न मनाना, आप कह रहे हैं कि अच्छा लगा बुरा लगा, ठीक है, ज़ख़म है, इस पे जितना नमक डालो आपके लिए, हम ठीक है, हम तड़पेंगे बिल्कुल, लेकिन आपसे कोहार नहीं लगाएंगे। हमें जिसने तख्लीक़ किया है हम उसी के सामने अपनी अर्ज़ी करेंगे। और मुसलमान के पास शहादत बहुत बड़ा दर्जा होता है। इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़े हीरोइक कैरेक्टर थे खालिद बिन वलीद। उन्होंने 20 लाख किलोमीटर की चीज़ें जो है पूरी ज़मीन फतह की थी अपने दौर की, और ख्वाहिश लेके चले गए, काश मुझे शहादत का दर्जा मिल जाता। तो यकीनन मुसलमान मौत पर गम ज़रूर होता है, मगर वो अबदी खुशी महसूस करता है। तो जो सच्चा मुसलमान होता है मौत से डरने वाला नहीं होता। वो मौत अपनी हथेली में लेके जाता है, और जब भी वह हथेली खुलती है तो कहता है कि बस तेरा शुक्र है, तूने मुझे शहादत नसीब की, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ऐ खालिक, तूने मुझे पैदा किया और तू मुझे एक रुतबे के साथ मुझे वापस बुला रहा है। तो शहीद होने वाले बहुत मोतबर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, और शोहदा की जो सफ़ होती है वो आप क्या जाने। बस आप ये समझते हैं कि मर गया नहीं, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। शहीद कभी मरते नहीं, शहीद हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, बल्कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल माजिद का सवाल था। जी। सुबह से ये न्यूज़ आ रही थी 24 अमेरिका से। शाकिर साहब थोड़ा सा अगर आप लाउडली बोल लें तो आपकी आवाज़, आपके सवाल अच्छे होते हैं। थोड़ी सी अगर आवाज़ बुलंद हो जाए आपकी। घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल ने अपना हदफ जो था वो हासिल कर लिया, मगर हेलो जी जी, मैं ये अर्ज कर रहा था थोड़ा सा आप लाउडली, थोड़ा सा जोर से अगर आप बोल दें तो आपके सवाल अच्छे होते हैं, वो जो है शामिल हो जाएगा। हैदराबाद का जी, आवाज़ बहुत स्लो थी। बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप ब्रेक यहाँ पर लेने के लिए कहा जा रहा है। आप ब्रेक के बाद भी अगर आप कॉल कर लें तो फिर आपका सवाल जो है हम शामिल कर लेंगे। एक नाज़रीन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी माजिद भाई, बाखर भाई को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम जी, मैं कौन कहाँ से? नवाब कुंटे से सैयद नसीर अली बात कर रहा हूँ माजिद भाई। जी जी नसीर साहब, सवाल जी, मेरा सवाल ये था, ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो गमज़दा जो न्यूज आई कि आयदुल्ला खामनी साहब जो तो शहीद हो गए बोल के, जी जी इसमें कितनी सच्चाई है, हकीकत है या नहीं है, या अफवाहें हैं, जी जरा ये मालूम करना चाह रहा था मैं। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अफसोस का मामला है। अल्लाह ताला जो तो मोमिनों से नाराज दिख रहे हैं, पता नहीं जालिमों को छूट दे दिए, और जो तो मजलूमों पे जुल्म होते जा रहा। हमारे अपने मुल्क में हुई थी, बाहर के मुल्क में हुई थी। ठीक आपने है। सुने थे इजराइल पे उन्होंने ऐसा करे बोले तो बहुत दिल को सुकून हुआ था कि वो इजराइल को बर्बाद कर दिए बोल के। अल्लाह ताला उसको निस्से नाबूद कर दे उसको।
बस हमारी तो यही रमजान के दिनों में दुआ है अल्लाह से, अल्लाह मोमिनों पे खैर करे भाई। आमीन। ये सच है नहीं है, जरा ये मालूम करना चाह रहा था मैं। बिल्कुल, खबर और तो दूसरा सवाल मेरा ये था भाई, जी। ये जो रेवंत रेड्डी साहब जो तो हर 4 दिन को एक नई स्कीम चालू कर रहे हैं, जी इससे पहले गैस देते बोले नहीं दिए, लाइट के बिल का बोले नहीं दिए, और जो तो लेडीज को 2,500 रुपए देते बोले नहीं दिए। अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में जो चालू करे, आवाम जो तो हर सेवाओं पे दुनिया की लाइन लगी हुई है। नौजवान बच्चे जो तो ट्रेन के मेमो, आधार कार्ड वगैरह लेके ठहरे हुए हैं, ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी फिर वो स्कीमों की तरह जो अफवाहें रहेंगी, जरा इसमें क्या सच्चाई है मालूम करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद नसीरुद्दीन साहब, नवाब साहब कुंटे से। जी भाई साहब। जी नसीर अली साहब, ये बात तो सही है कि ईरान के जो रहबर हैं, रूहानी रहनुमा सैयद अली ख़ामेनेई, वो शहीद हो चुके हैं, और ये शहादत इनकी कल सुबह में हुई, और इसकी तस्दीक एक दिन के बाद मतलब हुई है। ईरान के ऑफिशियल जो उनके टीवी चैनल के ज़रिए भी की गई है, और वहाँ की ईरानी हुकूमत ने भी 40 दिन के शोक का ऐलान किया है। तो और यकीनन आपने जो बात कही, ज़ालिमों का तो बोलबाला हो रहा है। अब देखिए 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों, मासूम, ख़वातीन, बुज़ुर्गों, सबको शहीद कर दिया गया, और दुनिया खामोश रही, क्योंकि ज़ालिमों के आप जैसे लोग यकीन नफ़रत तो करते हैं दिल से, वो भी एक ईमान की अलामत है, लेकिन जिनके पास ताकत है उसको रोकने की, वो चाहे वो मुसलमान हो या ना भी हो, वो खामोश तमाशाई बल्कि उनके मददगार हुए हैं। और जैसे कि एक लिस्ट हमारे पास आई है, गज़ा में किन किन ममालिक की फ़ौज उस कत्लेआम में थी, किन किन मुल्कों के हथियार उस कत्लेआम में थे, तो ये तो चलेगा। और देखिए अब जालिम को बहुत पर दे दिया कुदरत ने, और होगा ये एक साइकिल है, ये इतना ऊंचा जाएंगे, बस लोग यही समझेंगे कि भाई ज़मीन के नाखुदा यही हो चुके हैं, ये हालत हो जाएगी, और सब उनके जो है उनको सजदे करने लगेंगे, ये हालत हो जाएगी। और जो आप जैसे पुख्ता ईमान वाले होते हैं कि सर सिर्फ एक के सामने झुकेगा हमारा, दूसरों के सामने सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, तो ये अलामत जिनके यहाँ कुछ ना कुछ आपका जो है ईमान होता है उनके पास रहेगी। तो यकीनन बात तो सही है, अब जो कुछ होगा यकीनन चाहे मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर भी जो हो, बहुत बड़ा इम्तिहान से इस वक्त मिल्लत गुज़र रही है। एक सवाल है। रही बात तेलंगाना की, आपने बात की, तो वो तो खैर उसमें कुछ कंडीशन लगाई गई हैं कि गुर्बत वगैरह, और अगर आप मुस्तहिक हैं, आपको गैस वगैरह जैसा आपने ज़िक्र किया, राशन कार्ड अगर हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, एक बार नहीं 2 बार अप्लाई कीजिए। प्रजा पालना का जो मामला होता है उसमें जाइए, मंगल और जुमे को प्रजा पालना का दफ्तर जो बेगमपेट में है वो भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 1 से 2 बार जाकर आप तवज्जो दीजिए। ठीक है, स्कीमा तो अपने लिए हैं, लेकिन उसमें पूरी तरीके से अभी अमल नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए तो कुछ हुआ है अभी भी। तो अब रही बात स्कूटर की जो आपने दी है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की, तो उसमें एक जो है कुछ पैमाने बनाए गए हैं, और पैमाने मगर फिट होते हैं तो ठीक है, देखेंगे। अगर नहीं हो तो इनके लिए मुश्किल होगी, चूँकि अब कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद GHMC और उसके जो और 3 बना दिए ना यहाँ बल्दियात के, उसके भी इलेक्शन होंगे, तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो जब इम्तिहान होता है तो आप लोग बराबर किसको क्या बोलना है बराबर करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं। यकीन। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा मानना जी शाकिर साहब। कहता हूँ कि कर्नाटक, मेरा मानना है और इसके बाद कहता हूँ कि कर्नाटक और तमिलनाडु केरल सलमान बहुत अच्छी समझ रखते हैं। उनके घर के दावत 15 नहीं शाकिर साहब आवाज़ आपकी बहुत ही धीमी आ रही है। और ना आप दोबारा थोड़ा सा ज़ोर से बोलें, क्योंकि दूसरे कॉल तो हम ले रहे हैं। अगर यहाँ से कोई तकनीकी बात होती तो कोई बात अलग रहती, लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल धीमी आ रही है। सिस्टम की बात यह है कि जी मार्च का महीना आ गया। जी मार्च का महीना आ गया। जी आवाज़ आपकी नहीं मिल रही है, बिल्कुल
धीमी आवाज़ या फिर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, इस वजह से आप फिर दोबारा करें ज़रूर, आपका जो है जो सवाल है उसको हम शामिल करेंगे ज़रूर। भाई साहब, जिस तरह से बरसग़ीर में ईरान की तायद में इजराइल और अमेरिका की मुखालिफत में एहतजाज हो रहा है, कश्मीर में हमने देखा, लखनऊ में, हैदराबाद में, दीगर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, और फिर जिस मुल्क की तायद के हवाले से एहतजाज हो रहा है और उस मुल्क पर हमला करने वाले के पास जो है हमारे वज़ीर आज़म गए, वो भी हमने उन्वान रखा है, तो बहरहाल उस हवाले से भी सवाल हो रहा है लोगों की जानिब से। देखिए, कुछ लोग हयात में होते हैं तो उतना उनको वो सब्र सुकून वगैरह की तलक़ीन करते हैं, लेकिन जब वो हयात में नहीं होते, जब शहीद हो जाते हैं, वो ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं, उनका दबदबा, उनका जो असर आवाम पर, तो ये काफ़ी हो जाता है। तो मैं कुछ देख रहा था कि कुछ एंगल देने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। ये सोशल मीडिया हिंदुस्तान का भी है और बाहर का भी है, जी जी, कि यार ये अरब, ये फ़ारस, ये अरब, ये सुन्नी, ये शिया बोल के। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अभी हैदराबाद का एहतजाज देख कर आया हूँ, उसमें कोई तखसीस नहीं है, सिर्फ मुसलमान है, शिया सुन्नी की कोई तखसीस नहीं है इसके अंदर। तो ये एक आपको फैलाने की, भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो शिया लीडर थे, ऐसा चीज़ें। देखिए, मुझे याद है अल्लामा खुमैनी जब हयात में थे, मुझे याद है शायद 81 या 80 की बात है, उस वक़्त शायद इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म थी हमारी, तो वो ईरान के इनकलाब की दूसरी या तीसरी सालगिरह के लिए डेलीगेशन मंगाने की बात की गई थी, हैदराबाद से, हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन भेजिए बोल के आए। तो उस वक़्त हमारी सरकार के जो मुशीर लोग थे, वो अहले तशरीह हज़रात की उलमा की लिस्ट भेज दिए, तेहरान भेज दिए, तो वहाँ से रिजेक्ट की लिस्ट आ गई। अच्छा, मुझे याद है, क्योंकि मैं तालिब इल्म था उस वक़्त, बड़ा जो है लगता था इस बारे में। तब उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुसलिमा कायदीन के लिए मंगा हूँ, शियत के नहीं बोलकर उन्होंने। तब उस वक़्त जमात इस्लामी के कुछ सदर थे, उनकी क़यादत में एक लिस्ट भेजाई गई जिसमें शिया भी उलमा भी थे। जब कहीं वो डेलीगेशन को जो है इजाज़त मिली तेहरान आने की, बेहतरीन मिसाल। नहीं, ये रिकॉर्ड, ये चीज़ नहीं बोलते, इन्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अल्लामा खुमैनी के जो नज़रियात थे, जो चीज़ें थी, वो आलम इस्लाम, यानी जो मुसलमान है, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की बात थी, ठीक है। शियत एक अलग चीज़ है, एक जो है स्कूल ऑफ थाट है वो जी। लेकिन इस्लाम के जो 5 जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है, उस पर किसी का सौदा नहीं है, जितने भी तबक़ात होंगे, कोई सौदा नहीं। बात की चीज़ों में इख्तलाफ ज़रूर होता है, लेकिन इख्तलाफ को अपने दूसरे से इख्तलाफ का ज़रिया मत बनाइए। इख्तलाफ को जो है कहते हैं ना कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो मिसाल अल्लामा खुमैनी ने दी थी, और उनके जानशीन भी उसी बात पे थे। तो मैं कुछ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं अपने साथी को ही बता रहा हूँ कि हज़रत हमारा सोशल मीडिया बड़ा सरगर्म हो गया, देखिए उसको फलां जो है सुन्नी मुसलमानों से उनसे बड़ी दिलचस्पी हो गई है, ये शिया लोग कर रहे हैं, कह रहे नहीं, तमाम अहले इल्म रखने। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल है, जो एहतजाज मैंने देख कर आया, कई गैर मुस्लिम जहदकार इसमें शामिल हैं, अच्छे इंसान शामिल हैं जो जज्बा रखते हैं इंसानियत का। तो ये समझ लेना कि बस फलां है। और रही बात हमारे साहब की, मदरलैंड से फादरलैंड को गए आप, और फादरलैंड में वो बीफ खाने वाला है उन्हें, और वो इब्राहिमिकल यानी उस पर चलने वाला है, उन्हें रिलीजन पे चलने वाला है, सरकमसिशन है उन लोगों के। हम कटवा बोलते हैं, यहाँ बोलिए, ठीक है, अरे तो कटवे वो पार्लियामेंट में बोल देते हैं, चूँकि ये सरकमसिशन कराती है ये कौम। वहाँ क्यों नहीं, कटवे के साथ क्यों गए आप, गले मिल गए, और फिर उसको फादर बोल दिया आप। अरे हम कल तक भारत माता की जय जय बोलते थे, अरे नहीं माता नहीं, अब बाप की भी जय बोलो आप, बोल के रहे, बाप जो है बोल दिया। शर्म आनी चाहिए, ऐसा मेरे को लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है। हमारे मुल्क को नीचा कर दिखाया जाकर एक जालिम। और आज तक गुज़िश्ता लास्ट अक्टूबर से इनकी वारंट निकला था नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट का। उसके बाद से किसी मुल्क ने जो उनको हथियार दे रहा है, उनको नफरी भेज रहा है गजा में कत्लेआम के लिए, लेकिन नहीं गए वो लोग। और ये साहब जाकर, हालांकि इन्हों भी हथियार भेज रहे हैं, इन्हों भी नफरी भेज रहे हैं, लेकिन जाके गले लगाते हैं। अरे देखो मैं तो तोड़ा ना वो रस्म, तुम्हारे को गले लगाया।
اس کا अरेस्ट वारंट है. एक मुजरिम को आप जो है गले लगा के पीठ थपकते आके और कहते हैं कि फादरलैंड है, बाप बनाती है उसको आप, और हमको नीचा कर दिखाए, हमारी माता को नीचा कर दिखाए. क्या ढकोसला करते हैं, क्या भारत माता कहते हैं. अजीब है. एक और कॉलर जुड़ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. मैं अबू अदनान संतोष नगर से बोल रहा हूँ. अबू अदनान साहब संतोष नगर. जी 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 भाई, खुशी हो रही कि बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आप लोग इस वक्त लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, और मैं इस वक्त ताज़ियत पेश करना चाहूँगा ईरानी अवाम के साथ और तमाम आलम इस्लाम को. इस वक्त सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के दिल इंतहाई मुम है जिस तरीके से खमानी साहब की जो है खामनेई साहब की जो है शहादत हुई है जी. और ये इसराइल और अमेरिका की बड़ी जो है घिनौनी हरकत है. और मैं ये बात भी आपको बताना चाह रहा हूँ हमारे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जी. कि 1981 के एक प्रोग्राम में जमात इस्लामी के खामनेई साहब जो है हैदराबाद तशरीफ लाए थे, और वो उस वक्त जो है पार्लियामेंट के स्पीकर थे ईरान के, और उस वक्त जो है यानी आज से कई साल पहले जो है इत्तेहाद उम्मत के हवाले से बहुत बेहतरीन बातें और खिताब उन्होंने किया था. तो बहरहाल मैं जो है इस वक्त ताज़ियत पेश करना चाहूँगा आपके चैनल के हवाले से. और मेरा सवाल असल में दूसरा उन्वान पे था, चूँकि आपका प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत है. तो ये तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत जो है नौजवानों को स्कूटी दिए जाने के ताल्लुक से एक बड़ी खबर पेश कर रही है. तो इसके क्या जो है क्राइटेरिया है और उसकी तारीख वगैरह क्या है, वो क्या हैदराबाद के भी नौजवान इसमें जो है दाखिल कर सकते हैं. फॉर्म CIA से जो है अजला के दिए रब्ता इस हवाले से जो है रहनुमाई चाहता हूँ. ज़रूर ज़रूर अबू अदनान साहब बिल्कुल ज़रूर. माजिद साहब जो इस हवाले से दोनों चीज़ें, पहले तो आपने ताज़ियत पेश की और फिर इसके बाद सवाल किया वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हवाले से. जी माजिद. हाँ, देखिए, जहाँ तक यकीनन आपने जो बात कही है कि यकीनन पार्लियामेंट के स्पीकर की हैसियत से ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाद में वो सदर भी बने, तो यकीन मक्का मस्जिद में नमाज भी अदा की थी उन्होंने, शायद जुमा था. तो खैर ये हमारे पास हमारे दरमियान में मुसलमानों के अंदर जो फ़िरक़ा वारियत है, जो भी है, जो फ़िरक़े की बंदी है, वो हमारे इत्तेहाद के लिए है, वो पहचान के लिए है, इख्तलाफ के लिए नहीं है. तो यही बात है. अब लेकिन लोग कुछ को इख्तलाफ का ज़रिया बनाकर अपनी दुकानें चमकाते हैं. तो ये चीज़ें मैंने समझता हूँ अल्लामा ख़ुमैनी का जो इनक़िलाब था या फिर बाद में ख़ामेनेई का जो मिशन था, वो कभी भी मैंने काफ़ी गहराई से उनके मुताला करता हूँ मैं कि उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ उनकी जो ज़िंदगी रही वो खुली किताब रही, और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से सर नहीं झुकाया बल्कि सर कटाया. यकीनन आपकी ताज़ियत अच्छा लगा मुझे कि हमारे नाज़रीन में भी लोग हैं जो दर्द रखते हैं. रही बात ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसकी साइट पर जाइए, इसमें पूरी तफसीलात दी गई हैं. जो गरीब तबके के जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनके लिए स्कीम है. तो उसके लिए जो है हालिया दिनों में नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, तो उससे इस्तेफ़ादा कीजिए. और उसमें जो कैटेगरी बताई गई है, उस कैटेगरी में जो यानी पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी है, और उनके यहाँ फला डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड, उसका जो लुज़ुम है वो है, तो बराबर आप उसके लिए मुस्तहक़ हो सकते हैं. तो लेकिन ये सभी को देने के लिए नहीं है, लेकिन वो कुछ उसमें कुछ शायद उनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो फ़ौरन अंदाज़ी करेंगे. लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी एक स्कीम आई थी टैक्सी की, ऑटो की, वो बिल्कुल शेल्फ होके रह गई है, मैंने बंद होके रह गई. तो मैं अभी चूँकि बजट का आखिरी महीना है नेक्स्ट मंथ, तो ये मतलब यही महीना शुरू हो चुका है, आज पहली तारीख़ है, माफ़ करना, सिर्फ 30 दिन रह गए हैं पहला महीना. तो अब देखें ये जो बजट अलाट हुआ है उसमें होगा या फिर ये बजट कैरी फॉरवर्ड होता है, नहीं होता है. तो देखिए 30 दिन में ये लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आप उसकी साइट पर जाइए, उसमें तफसीलात तमाम दी गई हैं, काफ़ी लंबी तफसीलात हैं. एक और कॉलर जुड़ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कोई साहब, मैं वालेकुम अस्सलाम. खैरियत साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह. वालेकुम अस्सलाम. वही माजिद भाई, मैं माजिद भाई से वही एक बोल रहा था, बल्ला गुड़े से
बल्ला गुड़े में क्या है और रखील से गौस नगर में क्या है साहेब, जी कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। कोई गिर के मर जा रहे हैं, जी कुछ ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल समझ में आ गया। गौस नगर में रोड जो है दुरुस्त नहीं है, पानी नहीं है। ठीक, पानी का भी मसला है। बल्लागुड़े में बुनियादी सहूलियत का मसला है हमारे साहब। जी देखिए, अभी उन इलाक़ों को अब GHMC के तहत लाया गया था। पहले वो शायद जलपल्ली बल्दिया या और एक नाम है बल्दिया का, और शायद उसके तहत था होगा या शमशाबाद के तहत था होगा वो इलाका, चूँकि शायद बालापुर, हाँ ये जलपल्ली के तहत था। तो उसकी वजह से उसके वसाइल कम थे, फलां थे, बहुत से बहाने किए गए। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन जो आया है कि अब वो इलाका GHMC के तहत, बल्कि शमशाबाद तक भी, आपका जलपल्ली का भी और बडमपेट का भी, जो ये 3 बल्दियात मिलती हैं वहाँ, तो वो इलाके हो गई हैं। चूँकि वो इलाका शहर के बाहर, और आप लोग आम तौर पर जो लोग जो है कम कीमत पर ज़मीन दस्तियाब होती है घर बनाने के लिए, तो जो लोग हैं जो कुछ एफर्ट कर सकते हैं शहर से, वो लोग उस तरफ चले गए। अब वो भी एक शहर बन गया। बल्लागुड़े से जो है, जो रोड आपको बस जाती है नूरी नगर से होते हुए गौस नगर को, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, फिर वहाँ से राकुंटा, फिर वहाँ से बालापुर, ये तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद करें कि अब चूँकि GHMC के तहत आ चुका है, तो वहाँ जो बुनियादी सहूलतें जो आम GHMC के जो शहरियों को मिल रही हैं, जिसमें सड़कें, बिजली, पानी, ये भी मैसर हों, और वहाँ भी आपके मुंतखब करदा कॉरपोरेटर्स हों, वहाँ भी आपके मुंतखब करदा MLA हों, तो शायद थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। अब वहाँ देखता हूँ मैं कि शायद वहाँ की जो MLA साहिबा हैं, शायद महेश्वरम की MLA साहिबा हैं, तो खैर कई एक मसाइल हैं, वो हो शाहीन नगर हो, बालापुर हो, इन इलाक़ों में काफ़ी बस्तियाँ बसती जा रही हैं, सेटेलाइट टाउन बसते जा रहे हैं। जो हुकूमत की भाई ज़िम्मेदारी है, वो सबको तो घर नहीं दे सक रही, जो लोग एफर्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आप लोगों की है, वो नोटरी पे घरा लेने की है। पिछले दौर में, यानी कुछ साल पहले की बात, 2016 की बात है, कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था ताकि नोटरी के मकानात को भी रेगुलराइज कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के तहत, बिना कानून में तब्दील करके एक जियो जारी कर दिया गया। खुद तो सरकार को मालूम था ये जियो आउट होने वाला है कोर्ट में, लेकिन आप लोगों को धोखा देने के लिए किया, और आपने इलेक्शन में भी उसको धोखा दे दिया। तो अब ये सरकार से भी हमारे यही है, रेवंत रेड्डी सरकार से भी, हज़ारों गरीब लोग नोटरी पर अपनी ज़मीन लेकर वहाँ मकान बना रहे हैं, उनको रेगुलराइज कर दीजिए, ताकि आपका, यानी आपको पैसों की कमी है, पैसे भी आएंगे ख़जाने में, लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो लीगलाइज हो जाएंगे। वरना ये हो रहा, एक एक आदमी 7-7, 8-8 लोगों को बेचते जा रहा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, एक किस्म का बड़ा झगड़े भी चलते हैं वहाँ। तो बेहतर ये है कि हुकूमत इस पर भी नज़र रखे। यकीन। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी, कौन कहाँ से? मैं मोहम्मद इंसानी नादिर से। माजी साहब को, बाकर साहब को अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि जजेस का एहतराम हर हाल में हर आदमी को मानना ही पड़ेगा। ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अहमियत के बारे में कुछ बतलाएं तो मेहरबानी। इसलिए आपको क्यों छोड़ दिया जा रहा है? ठीक है, जरूर माजी साहब बताएंगे। जी माजी साहब। देखिए, नेतन्याहू यूरोप, अफ्रीका, एशिया या ख़ुद अमेरिका के कई मुल्कों में नहीं जा सकते सिवाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो भी वाशिंगटन। ख़ुद न्यूयॉर्क में एक मेयर साहब आए हैं, उन्होंने ये तक कहा कि भाई वो मेरे पास आ जाए, देख लिया उसको, फिर मैं कैसा अरेस्ट करता हूँ। चूँकि यूनाइटेड नेशन की अदालत है ये, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 2 कोर्ट है। खैर पहली कोर्ट ने तो किया, लेकिन क्रिमिनल के तहत इसको वारंट जारी कर दिया गया। ये जहाँ भी जाएगा, कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि मार्च के महीने में हिंदुस्तान आने वाले हैं जी नेतन्याहू, लेकिन कुछ मुशीरों ने कह दिया कि नहीं, खैर हिंदुस्तान में आपकी सरकार ज़रूर होगी, आपका दोस्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आप अरेस्ट हो जाएंगे। लिहाजा अपने दोस्त को बुला लिया, और दोस्त बड़े उससे चले गए, क्योंकि हमजाद हमारे साथी ने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमजाद का, तो बहुत जो है वो हमजाद थे, चले गए। वो कहीं भी एहतराम है बराबर, कोर्ट का एहतराम है। कोर्ट का एहतराम डोनाल्ड ट्रंप नहीं करता है,
کوٹ کا احترام ہمارے وفاق گروپ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن دنیا جو اقوام متحدہ کے 193 کنٹریز ممبر ہیں جی ان پر یہ لازم ہوتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اس عمل کو ایگزیکیوٹ کریں، اس پر عمل کریں. جج کا احترام اپنی جگہ ہے، ضرور ہے، کہا ہے ہندوستان کا جج ہو اپنی جگہ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، جج کہاں سے جاتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس ہی جاتے ہیں. یقین انڈیا کا کوئی ہوگا، نیدرلینڈ کا کچھ ہوگا، کوئی پرتگال کا کچھ ہوگا، ایک جوری انٹرنیشنل جوری بنتی ہے. ہمارے بھی جج آئے، ایسا نہیں ہے، یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ جنوب یعنی ساؤتھ افریقہ کی ایما پہ ہوا ہے مقدمہ. دیکھیے آپ، کوئی اسلامی ملک یا شوکال یہ ملک چاہے وہ پاکستان، ترکی ورکی جو بھی ہو، انہوں نے نہیں کیا. ساؤتھ افریقہ نے دونوں عدالتوں میں، جی ہاں یونائٹڈ نیشن کی دونوں عدالتوں میں مقدمہ کر کے کامیابی لی، ڈگری لی اس کے خلاف. تو یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک میٹنگ ہوئی، کانکلو ہوئی، تو ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہیں گئے، نہیں جانا ہے وہاں، چونکہ ان کے دوست کے خلاف وارنٹ جاری کرا دیا انہوں نے. تو یہ چیزیں ہیں. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. میں صاحب اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے یعنی SIR کا بھی ذکر کیا، میں اس کے بھی حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ تلنگانہ میں جو فرقہ پرستی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. دیکھیے SIR کا جو عمل ہے پورے ملک میں نافذ ہونے والا ہے اگلے مہینے سے، جس میں تلنگانہ بھی شامل ہے. جی اس کے لیے ایک بڑے قواعد بنائے گئے ہیں، کون کس کی پیدائش کب سے ہوتی، تو اس کے لیے ایک سلیب، اس کی پیدائش اب سے ہوتی ہے اس کا ایک سلیب، 2002 کے ووٹنگ لسٹ میں نام ہے تو اس کا ایک سلیب، ایک بڑی کنفیوژن والا بنایا گیا. گزشتہ دنوں میں بیرسٹر اویسی صاحب کو سن رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے تفصیل رکھی، لیکن یہ اس کے لیے کیمپ لگانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ NGOز لگائیں، پولیٹیکل پارٹیز لگائیں، یا دھارمک جو لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو دھرم کے ہوں یا مسلمان یعنی سے ہوں، لگا کہ یہ ساری چیزیں ٹیبل پر رکھیں. چھٹی کے دن، جیسا اتوار کا دن ہوتا ہے، اپنے محلوں میں اس کا اعلان کرائیں جی کہ یہ چیزیں ہیں، تو لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. اور کئی لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ ہیں بھی، ایسا نہیں ہے، لیکن کنفیوژن کی وجہ سے وہ بڑا مشکل ہوتی ہے. تو یہ SIR کا عمل شروع، اور 5 ریاستوں میں الیکشن ہے. اب آپ دیکھیے کیرلا میں الیکشن ہونے والے، تو لہٰذا کیرلا کا نام کیرلم کر دیا گیا. تمل ناڈو میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو وہاں کیا کیا گیا، راجا جی کا مجسمہ جو ہے وہ لوٹنس کا جو ہے، جو دلی جو انہوں نے بنایا، دلی میں جو پارلیمنٹ ہاؤس پرانی والی اب تو خیر نہیں استعمال کر رہے ہیں شاید، جی اس کو، راشٹرپتی بھون کو، یہ ساری چیزیں جو راشٹرپت ہوتا ہے پورا علاقہ انہوں نے بنایا، اور وہ اس علاقے کی جتنے بلڈنگیں انہوں نے بنائی. جو لوٹنس نام ہے، ایڈون لوٹنس، جی ان کا ایک چھوٹا سا بٹ تھا، اس کو نہیں آپ بڑی محبت آ گئی، آپ کو 11 سال سے 12 سال سے محبت نہیں آئی، راجا جی کا مجسمہ لگا دیا. ارے واہ، تعریف تو کرنی چاہیے نا. اور آسام میں تو خیر وہ تو گل کھلا رہے ہیں، فائرنگ کرو. ارے عدالت نہیں، مقدمہ بہت ہے بھائی ہمارے پاس، نہیں، یہ چیزیں ہوتی رہے گی. چلیے اچھا ہے، 5 ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. بالکل. بھائی صاحب بالکل آخری سوال، 1 منٹ ہے ہمارے پاس کیونکہ وقت نہیں ہے. تلنگانہ کے بارے میں، جی بالکل، تلنگانہ کے حوالے سے، تلنگانہ میں جو فرقہ واریت جو اپنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں واقعات. ہاں دیکھیے تلنگانہ کا جہاں تک سوال ہے، تلنگانہ جنوب کی دہلیز مانا جاتا ہے، جی اور شمال میں جو حالات ہو رہے ہیں اس حالات کی وجہ سے جو لوگ عاجز آ چکے ہیں، یا پھر کیونکہ ملازمتیں نہیں، نوکریاں نہیں. میں دیکھ رہا تھا آج کل یہاں حلیم کی دکانیں وغیرہ بہت چل رہی ہیں، جی تو ایک حلیم کے اس پہ جو ہے باہر سڑک پہ ٹھہرے لوگوں کو راغب کر رہا تھا. بولا بھائی اس کی اردو مطلب یہاں کی جو لوکل لینگویج وہ بھی نہیں آتی، نہ برابر اردو آتی ہے. تو نہیں صاحب فلاں ریاست سے. بولا تو مسلمان نہیں کیا؟ نہیں مسلمان نہیں ہوں میں. پھر مسلمان لوگ آ سکتے نا، وہاں تو ان پہ ظلم ہو رہا نا فلاں ریاست میں. تو نہیں صاحب ہم لوگ بھی پریشان ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے ایسا ہے یہ ہے بس. بولا کہاں تک پڑھے؟ گریجویٹ. ارے گریجویٹ ہو کے وہ ایک بلا لگا لے کے سڑک پہ ٹھہر کے ہوٹل کے سامنے حلیم کو بیچ رہا ہے. آپ بھی تجربہ کیجیے، ایسا نہیں، آپ بھی بازار سے گزرتے ہوں گے نا، آپ بھی پوچھیے بھائی تم کہاں کے ہو یار، کہاں سے ہے، کدھر ہے. تو تاکہ چونکہ سٹیزن جرنلسٹ بول کے بھی ہوتا ہے کانسیپٹ، جی وہ چیز پیدا کرو آپ. تو یعنی یہ چیزیں ہوں، لوگ مصیبت زدہ حیدرآباد کی طرف آ رہے ہیں. اب یہاں شمال کے تجربے کو آگے بڑھانے کے لیے پوری ٹیم آ رہی ہے، ٹرول آرمی پوری آ رہی ہے، بجرنگ دل، ہندو واہنی، فلاں، یہ اتنے جلسے، بالاپور میں پرسوں جلسہ ہوا، مہیشورا میں جلسہ ہوا، ادھر جلسہ ہوا، لیکن اس کی خبر نہیں آتی آپ کو. یہ تھے ہم، کیونکہ
تھوڑا نیٹ ورک ہے معلوم ہوتا ہے ارے صاحب، اور اس میں اتنا زہر اگا جاتا ہے اندازہ نہیں کر سکتے آپ، طبیعت دماغ گرم ہو جاتا ہے آپ کو سنتے سنتے. سننا پڑتا ہے ہم کو، ریکارڈ بھی سننا پڑتا ہے، زہر پینا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں سنیں گے ان کو تو برابر ہمارے کو جو ہے ایک جائزہ لینے کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور یہ بہت واقعات ہو گئے حیدرآباد میں، حیدرآباد تلنگانہ کے علاقے میں. اور داخلہ کا جو پورٹ فولیو ہے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ ہے، اور بیچارے خیر آفیسرس کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی حد تک تو ہے، پولیس کا رول ٹھیک ہی ہے، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ کب تک آپ کی انٹیلیجنس کیا کام کرے گی؟ ہیٹ اسپیچ کا کیا ہوگا؟ ہیٹ اسپیچ کو قانون بناتے بولے تھے آپ اس کے خلاف، پتہ نہیں کیا کریں گے. تو یہ اچھا بات نہیں ہے. کانگریس کی سرکار ہے اور پورے ہیٹ مانگرس پورے شمال سے اب ساؤتھ کی طرف جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں. ایسے میں روکنا، ان لوگوں کو روکنا جو آ کے نفرت پھیلا رہے ہیں اور پھیلا کے چلے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کو امن کا گہوارہ بنائیں. اور آج جو لوگ آئے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ امن ہے کہہ کر آئے، سلامتی کہہ کر آئے. یہ غلط نہ ہو جائے کہ بھئی حیدرآباد بھی اسی لپیٹ میں آ جاؤ. تو حیدرآباد 30 سال سے خاموش ہے. آج بابری مسجد کے سہانے کے بعد بھی تقریباً خاموش رہا. کیوں؟ حیدرآباد کو امن کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ماجد صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.